जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वो अपडेट देखने को मिलेंगे यहाँ से जो कि आपकी परीक्षाओं से संबंधित है, बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। देखिए, यहाँ पर रिजल्ट आने से पहले आपके फाइनल आंसर की दिए जाने शुरू हो चुके हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये आपका अपडेट आया है फाइनल आंसर की का। अब यहाँ पे दो सवाल उठ रहे हैं सवाल छात्रों के कि सर आज रिजल्ट आने वाला है क्या। सबसे पहला सवाल, तो आपका रिजल्ट आज आएगा, लेकिन किसका रिजल्ट आएगा पहले सर? तो यहाँ पे हेडमास्टर का यानी कि प्रिंसिपल का रिजल्ट आएगा और उसके बाद संगीत कला का रिजल्ट आज आ सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबका रिजल्ट आज ही आ जाएगा। नहीं, सबका रिजल्ट आज कैसे आ जाएगा? अगर ऐसा आता है तो पूरा का पूरा वेबसाइट ही क्रैश हो जाएगा, नहीं कोई देख पाएगा अपना रिजल्ट। ठीक, उसके बाद रिजल्ट जब आपका आएगा ना, तो आपको यहाँ पे पड़ेगी जरूरत किसकी? डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला, इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने की चीजों को लेकर अवेयर कर दिया गया है। मतलब कि अब राज तिलक की तैयारी कर लीजिए, यहाँ पे आ रहे हैं अब टीचरधारी, है ना। तो ये ध्यान रखिए, जो टीचरधारी हैं ये अगले चरण वाले हैं, यानी दूसरे चरण वाले हैं। तो अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, मैंने कल का वीडियो में बताया है। लेकिन यहां पे एक बात कही गई है टाई ब्रेकर का। अब ये टाई ब्रेकर जो है ना, आपका नियम फिर बदलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। आइए इस चीज को भी समझते हैं। मैंने इसका पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, देखिएगा। टाई ब्रेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको यहाँ पे, है ना। रिजल्ट से पहले तो आंसर की आ रहे हैं और अभी शाम तक शायद हो सकता है कि बहुत सारे विषयों का जो है फाइनल आंसर की भी दे दिया जाएगा। और जो काउंसलिंग के लिए डेट शेड्यूल किया गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेधा क्रम आपका कैसे बनेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए। 1 to 5 की हम बात नहीं करेंगे आज, है ना। उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा कर देंगे, लेकिन बात यहाँ पे 6 to 12 की होगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक है जितने, है ना, कुल प्राप्तांक आपका जो भी आएगा, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर, ठीक, यानी कि अब जो मेरिट बनेगा आपका 120 नंबर पे बनेगा। 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग के सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची में तैयार करके दिया। ये औपबंधिक फिर लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ नियम बदल सकते हैं आगे चलकर, या हो सकते बदले जाए। ये कुछ सरकार ने या आयोग ने सोच रखा होगा। तो 120 प्रश्नों के आधार पे ही आपका मेरिट बनेगा, यानी कि कट ऑफ इस पे जारी होगा। अब आते हैं, क्योंकि पहले क्या था, पहले था कि 150 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें कि आपका 30 नंबर होगा लैंग्वेज का, 40 नंबर होगा आपका जीएस का, और 80 नंबर आपके विषय से संबंधित होगा। क्योंकि अगर हम 6 to 12 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक। तो अब जो आपका होता था कि ये 30 नंबर को 0 कर दिया गया है, तो अब मेरिट बनेगा 120 पे, यानी कि इस नंबर पे। आइए समझते हैं इस चीज को, है ना। इस चीज को थोड़ा समझिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। अब 120 पे मेरिट बनेगा जब आपका, तो एक होगा 40 का सेक्शन, एक होगा 80 का सेक्शन। तो वही बात कहा गया है कि टाई ब्रेकर का पहला रूल, ठीक है, टाई ब्रेकर पहला रूल क्या कहता है यहाँ पर कि ये जो पार्ट 3 है जिसमें कि 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपरोक्त में कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, मान लीजिए कि एक छात्र का यहाँ पे 120 में आया 80, एक छात्र का भी आया 80, तीसरे छात्र का भी आया 80, है ना। अब इनमें से मैं अगर छात्र पूछेंगे कि किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, तो इनमें से एक छात्र उठ के बोला कि सर हमको दे दो प्रायोरिटी। तो क्यों भाई? तो क्योंकि सर मेरा जो है ना, ये जो पार्ट 3 वाला सेक्शन है, इसमें हमको 80 में आया है 75, ठीक। तो ये 75 इसको मिला है, लेकिन इन दोनों छात्रों को क्या मिला है? 60, 62 ऐसे करके कुछ नंबर मिले होंगे, लेकिन इसको मिला 75। तो प्रायोरिटी मिल जाएगा इस छात्र को। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसका नंबर इस 80 नंबर वाले सेक्शन यानी कि विषय वाले सेक्शन में ज्यादा रहा, तो यहाँ टाई ब्रेकर के रूप में इसको उपयोग किया जाएगा। परंतु 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं रहने के कारण इसके लिए टाई ब्रेकर 1 को नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह बात कह दिया गया, क्योंकि 1 से 5 में तो टाई ब्रेकर वाला सीन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो 80 नंबर का कुछ था नहीं। इसमें या तो 30 नंबर का था या तो 120 नंबर का था, यही था ना। तो 120 पे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और ये 30 आपका टाई ब्रेकर का काम करेगा। ये 1 to 5 का हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका जो है टाई ब्रेकर का काम करेगा ये 80 नंबर। अब छात्रों में आक्रोश पैदा होगा, क्योंकि छात्र बोल रहे थे कि पहले तो लैंग्वेज को बाहर किया, अब उसमें भी मेहनत हम लोगों ने किया था, तो यहाँ आयोग बोला कि चलिए ठीक है, जिसमें मेहनत का आप किए थे उसको हम टाई ब्रेकर बनाते हैं। तो आयोग यहाँ पे 80 नंबर का इसको टाई ब्रेकर बना दिया। अब जो है 40 नंबर तो खैर वो तो खैर है ही, 120 से मान लीजिए कि आपका सपोज मान लीजिए कि आ गया 70, किसी का आ गया 75, किसी का आ गया 80, तो 80 वाला ही पहले चला जाएगा, है ना, मेरिट में। लेकिन फिर अगर मान लीजिए कि राम का भी 80 है, श्याम का भी 80 है, और मनीष का भी 80 है, और जिगेश का भी 80 है, और प्रीतेश का भी 80 है, बहुत सारे लोगों का 80 नंबर आ गया, तो इसमें प्रायोरिटी उनको कौन देगा, कौन मार्क्स देगा? तो ये पार्ट 3 वाला मार्क्स अब देगा, जहां पे 80 प्रश्न पूछे गए थे। अब इस 80 प्रश्न में आपका 70 आया है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, 75 आएगा तो इनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, 79 आया है तो इनको प्रायोरिटी मिल जाएगा। अगर फिर भी मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें सबका
जितने छात्र हैं इनमें भी आगे फंसता है किसी 2 छात्र या 3 छात्र का कि इसका भी आ गया 75, इसका भी 75, इसका भी 75। तो क्या होगा, तो उस स्थिति में फिर जब टाई ब्रेकर आपका लगता है एज को लेकर, एज वाला लगेगा और उसके बाद अल्फाबेटिकली रूल के अनुसार, जो वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार लगेगा। तो ये टाई ब्रेकर हो गया है। ठीक, अब टाई ब्रेकर 1 के बाद समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर 2 की भाषा वाला जो है सिर्फ 1 से 5 वाले सेक्शन में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। परंतु अन्य कक्षाओं को अध्यापकों के हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर है और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करते हुए बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति जो है, ये नियमावली जो है ना, ये नियमावली कंडिका 7 के उपकंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हता नियम नियत करने के विवेकाधिकार पर उपयोग करने हेतु यहाँ पर विज्ञापन संख्या विज्ञापन की कंडिका 6 जहाँ पे चयन की प्रक्रिया है उसके अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करके यहाँ पर प्रदान करने के तहत भाषा के भाग में न्यूनतम अर्हतांक को शून्य करते। तो ये बता दिया है इन लोगों ने कि हम लोग क्यों इसको किए हैं, आप लोग कोई उठकर केस मत कीजिएगा, मतलब इस चीज को लेकर, क्योंकि ये नियम में बोला गया है, ये आपके चीजों को जाके आप पढ़ सकते हैं, है ना, कि जो कि नियमावली है उसी के तहत हम लोग जो है कर रहे हैं। लेकिन अगर इन शॉर्ट देखिएगा, है ना, इन सभी चीजों को अगर आप देखिएगा तो ये नियम गलत है ना। क्या गलत है कि आप एक खेल का नियम बना देते हैं और गलतियों के चलते जो है यहाँ पे अपनी गलतियों के चलते जो है यहाँ पूरा खेल का नियम बदल देते हैं, तो ये तो गलत है ही, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। टाई ब्रेकर 3 और 4 के रूप में आपको पता है कि उम्र सीमा देखी जाएगी और देवनागरी लिपि के वर्णमाला का, तो ये आपका टाई ब्रेकर का रूल है दोस्तों। और तो अगला सवाल बन रहा था काउंसलिंग डेट को लेकर, तो कुछ ऐसे छात्र भी थे जिनका कि अभी हाल ही में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, ठीक है, तो वो भी पूछ रहे थे कि सर हम लोग का कब होगा यहाँ पर, तो आप लोग का जो है बीपीएससी टीआरई 2 के साथ ही काउंसलिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया है, संचालित द्वितीय चरण के यहाँ पर और प्रथम चरण के टीआरई 1 के पूरक रिजल्ट वाले छात्रों का अनुशंसित विद्यालय अध्यापक का जो है अभ्यर्थियों का यहाँ पे सूचना है, ध्यान से सुन लीजिएगा ये क्या सूचना दी गई है। जिनका 27/2023 यानी कि टीआरई 2 की बात हो रही है और दूसरे चरण की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं उनको अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के विज्ञापन के लिए और 26/2023 के आलोक में जो भी पूरक रिजल्ट जिसका आया है अभी हाल ही में, है ना, पूरक रिजल्ट आप लोग देख लिए होंगे कि आपको कहाँ जिला आवंटित किया गया है। अब वो जिला तो आपको आवंटित किया ही गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आप लोग सारा चीज चेक कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है, ठीक। अब देखिएगा, इस आलोक में अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दी गए समय सारणी के अनुसार आवंटित जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत, है ना, या निर्धारित केंद्र पर 9:30 बजे पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो ये मैं काउंसलिंग का डिटेल बता रहा हूं जो कि शेड्यूल किया गया डेट को। देखिए ध्यान सुनिएगा, काउंसलिंग में कोई आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, किसी प्रकार के आपाधापी भी नहीं करनी है। काउंसलिंग के तिथि के अनुशंसित अभ्यर्थियों को वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि काउंसलिंग की तिथि का यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर अच्छा आया है या फिर जो छात्र प्रायोरिटी दिया जा रहा है उसको बुलाया जा रहा है पहले, नहीं, ये सिर्फ काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। काउंसलिंग में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। अब एक छात्र पूछ रहे थे कि सर ये दोनों चीजें अलग होती हैं क्या, काउंसलिंग अलग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग होती है क्या, तो नहीं, काउंसलिंग एक आपका तिथि निर्धारित किया गया है जिस काउंसलिंग में आपको उस डेट पे जाना है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की काउंसलिंग होती है, ठीक है। मतलब कि कोई कहता है ना कि आओ तुम्हारी काउंसलिंग करते हैं, मतलब कोई चीज तुमको समझा दे, तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे, समझाएंगे वहां चीजों का, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट वैसे ले जाना है मैं बता दूंगा, है ना। जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था पहले तो उसको करना है डाउनलोड, कहां से, तो अपने डैशबोर्ड से, ये मैंने आपको कल भी बताया था एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये वरीयता नहीं दी जाएगी, इससे संबंधित नहीं है, उनकी वरीयता बीपीएससी आयोग के मेधा सूची के आधार पर ही तय होगी, यह सुनिश्चित रहिएगा। अब देखिएगा 25 दिसंबर से लगातार ये चीजें चलेंगी। दूसरे चरण का यहाँ पे जो है समय सारणी नहीं दिया गया, 25 दिसंबर को बुलाया गया है जिन छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, कक्षा 1 से 5 के जितने लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, 9 से 10 और 11 से 12 इन लोगों को जाना है 9:30 बजे, जो भी इनको जिला आवंटित किया गया, आवंटित जिला का लिस्ट आप लोगों को दिया गया था, वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा सभी विषय के लिए। 26 तारीख से शुरू हो जाएगा दूसरे चरण का प्रक्रिया। यहाँ पे मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए बुलाया गया है छात्रों को, और इनका भी अभी आपको सब मिल जाएगा, जिला आवंटन वाला सब, है ना। और 9:30 बजे पहुंचना है आपको अपने जिला आवंटित, जो भी आपको जिला आवंटित किया जाएगा। 9 से 10 वालों को है 27 दिसंबर का, 28 दिसंबर को है 11 से 12 का, 30 दिसंबर को है 1 से 5 वालों का। अब देखिए ये काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, रिजल्ट नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर पहले रिजल्ट आएगा कि काउंसलिंग होगी, तो इस बार पहले काउंसलिंग होगी उसके बाद रिजल्ट। तो ये जो है आपका अभी काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे चेक करके जब आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ जिन छात्रों के पास आपका डॉक्यूमेंट है वो सही जानकारी है यहाँ पे जो कि डाले हैं वही यहाँ पे लेके भी आए हैं, सारा डॉक्यूमेंट जांच हो जाएगा, उसके बाद एक एक करके आपका रिजल्ट भी जारी होगा।
पर मैं यहाँ पे आयोग से फिर से एक बार विनती करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि 1 सीट 1 रिजल्ट के ऊपर ध्यान दिया जाए सर, है ना, क्योंकि अगर ऐसा करना है 1 सीट 1 रिजल्ट के बारे में अगर आपको सोचना है तो एक बात तो सोचना होगा सर कि पहले यहाँ पर 11th-12th का आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिजल्ट देकर उनका ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा, फिर 9 to 10 का कीजिएगा, फिर 6 to 8 का, और तब जाके 1 to 5 का सर। ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जो लोग 11th-12th में सिलेक्ट हो जाएगा वो छात्र जो है 9-10th में क्यों जाएगा सिलेक्ट करने, ठीक। अगर मान लीजिए कि ऐसे छात्र जो कि 11th-12th में सिलेक्ट हो गए और उनका 9-10th में भी रिजल्ट है या 6 to 8 में भी रिजल्ट है, तो वो नीचे की कक्षाओं में क्यों जाएगा, ठीक। इसलिए इसका एक तो बेनिफिट होगा और ऐसे में एक सीट पर एक ही छात्र यहाँ पे सिलेक्ट भी होगा सर। फिर 9 to 10th का कीजिएगा, है ना, 9 to 10th का होगा तो भाई जिसका मान लीजिए 11th-12th में नहीं हुआ और 9-10th में हो गया है तो वो 9-10th ज्वाइन करेगा, या 6 to 8 में भी उसका हो रखा है तो वो क्या करेगा, 6 to 8 क्यों जाएगा भाई, 9-10 ज्वाइन करेगा वो तो ये छोड़ देगा, तो ये छोड़ेगा तो फिर होगा काउंसलिंग और इसका रिजल्ट 6 to 8 का। 6 to 8 में जब जो भी छात्र हैं सिलेक्ट हुए हैं, है ना, वो ध्यान रखिएगा उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा फाइनली। तो ये तो हो गया खेल खत्म, यहाँ पर ऐसे ही काउंसलिंग करनी होगी और रिजल्ट भी देकर इनको नियुक्ति पत्र कहें तो, है ना, ऐसे ही देना होगा आयोग को, तब जाके 1 सीट 1 रिजल्ट की बात होगी यहाँ पे। और आयोग से हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार कि इसके ऊपर विचार कीजिए सर, ठीक है। तो ये ऐसे में संभावित है कि हर किसी को एक ही रिजल्ट मिलेगा, एक सीट पे एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये 30 दिसंबर तक चलेगा दोस्तों आपका काउंसलिंग। अब देखिएगा यहाँ पर अंतिम तिथि जो है विभाग के बाद घोषित की जाएगी, ठीक है, और उपयुक्त समय सारणी के संबंधित जिला अभ्यर्थियों को संख्या को देखते हुए परिवर्तन कर सकता है, मतलब कि संख्या ज्यादा हुई तो डेट वगैरह कुछ बदलाव भी होंगे। सभी अभ्यर्थियों अपने आवंटित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय संपर्क करेंगे, ये सारी जानकारी दी गई है यहाँ पे। आइए अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि देखिए जो भी आपका मूल प्रवेश पत्र है यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था वो लेना है। एक तो पहली चीज कौन कौन डॉक्यूमेंट लेना है, पहला तो यही है आपका एडमिट कार्ड रखना है और उस पर एक फोटो कॉपी उसका ले लीजिएगा। देखिए 2-4 कॉपी फोल्डर बना के रख लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित और छाया प्रति। मूल आधार मतलब कि मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित यानी कि मूल आधार प्रमाण पत्र, तो आपका जो है आधार कार्ड है उसका जो ओरिजिनल कॉपी भी रखना है और आपका एक फोल्डर में जो कि फोटो कॉपी होगा, है ना, उसका ऊपर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल और बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड किए थे जो प्रमाण पत्र उनको डाउनलोड करना है और उस पर बनेगा वाटर मार्क, और ये भिन्न वाटर मार्क होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ होगा, ध्यान में रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं वो सब रखना है। और जो चीज ये तो ओरिजिनल सब लेके जाना ही है आपको, साथ ही साथ जो चीजें आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते समय उसको कर लेना है डाउनलोड, ठीक, उसको कर लेना है डाउनलोड। फिर सीटेट बीटेट और एसटीईटी में से कोई एक पात्रता पास किए हैं या 2 कोई पास किए हैं तो उसका भी ओरिजिनल लेना है। अगर नहीं है ओरिजिनल अभी, जैसे कि 2023 का नहीं आया है ना, तो उसमें बोल दिया गया कि आपका बीएसईबी यूनिक आईडी कोड जो है वो भी आपको उसे अपना डाउनलोड करके रख लेना है। तो डाउनलोड किए ही होंगे तो वही ले जाना, वेब कॉपी ही ले जाना है, ठीक। और जो अपलोड किया होगा आपने फॉर्म भरते समय और उसको वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, ठीक। एक ओरिजिनल रखना है, एक अपना फोल्डर बनाना है उसमें कि सेल्फ अटेस्ट करना है, साइन करना है उस पर। फिर पासपोर्ट साइज फोटो और 3 फोटोग्राफ जैसे कि आयोग के द्वारा आयोजित किया गया था और परीक्षा में शामिल होते पूर्व से आयोग के ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब जाना, मतलब जो भी है आपको लेके जाना है, ये सारी चीजें फोटो अपना रख लीजिएगा भाई, सिंपल सा बात है। आरक्षण दावा के संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो भी आप कैटेगरी में है, जैसे ओबीसी एनसीएल है तो एनसीएल ले लीजिएगा, कैटेगरी एससी एसटी में है तो एससी एसटी का, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का ले लीजिएगा। और जो आप लोगों ने डाउनलोड किया था उसका भी एक फोटोकॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसपे वाटर मार्क रहेगा और उस पर सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। जन्म तिथि में छूट के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र तो रखना ही है और जो बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किए थे, चाहे वो मार्कशीट होगा चाहे सर्टिफिकेट जो आप लोग अपलोड किए हैं उसका फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। काउंसलिंग हेतु आपको 9 से 10 और 11 से 12 सफल अभ्यर्थी को ओरिएंटेशन के लिए लगभग 2 हफ्ता के लिए जाना होगा। तो काउंसलिंग में आप इस तरीके से आएंगे कि आप पूरी तैयारी में रहेंगे कि आपको वहां से जैसे मिलेगा अलॉटमेंट आपको वहां पे सीधे ओरिएंटेशन के लिए भेज दिया जाएगा। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड इसके लिए लिंक्ड मोबाइल नंबर्स के साथ उपस्थित होंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपके पास उसको लेके जाना है जो कि आपको वहां पे दिया गया था, आपने अपलोड किया था, डाला है जिसने। मान लीजिए कि आपने अपना मोबाइल नंबर जो है पति का दे दिया है और जो छात्र है तो अपने पति का मोबाइल नंबर वो लेके आना है ताकि उस पर ओटीपी वगैरह आएगा, है ना। अब जो पंचायती राज से या नगर निकाय वाले छात्र हैं जो शिक्षक हैं ऑलरेडी उन्होंने आवेदन किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र वगैरह लेकर आएंगे, ठीक है। एक साथ में आपको एक जो है क्या करना है, जो भी छात्र हैं बैंक अकाउंट नंबर के साथ एक कैंसिल चेक भी लेके आएंगे और साथ में अपना पासबुक भी लेके आएंगे। पासबुक पे आप ही का नाम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं है अगर आपका पासबुक तो ध्यान रखिएगा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। एक कैंसिल चेक आप ही के नाम का होना चाहिए। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी का अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी लेके आना होगा। पैन कार्ड नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। पैन कार्ड आपके नाम का होना चाहिए, पैन नंबर आपका होना चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आपको ये सब कुछ चीजें मांगी गई हैं जो कि काउंसलिंग के दौरान लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने दी है।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और भी आपकी मदद की जाएगी। जय हिंद।